हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के कृषि और पशुपालन। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिक मध्य प्रदेश से संबंधित डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के कृषि और पशुपालन से संबंधित पार्ट 1 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज है पार्ट 2, तो सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आशा करती हूँ आपने पार्ट 1 का आंसर अपने कमेंट में दिया होगा। इसमें भी मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछा है कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है इंदौर, जबलपुर, खरगोन या मालवा। तो इसका आंसर आता है फ्रेंड्स खरगोन में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है और कपास से ही खरगोन को स्वर्ण जिला कहते हैं। यानी कि सफेद सोने का क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, तो इसका जो अनुसंधान क्षेत्र है, मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है, वो कहाँ पर है? सीहोर, भोपाल, इंदौर या उज्जैन में? तो इसका आंसर है इंदौर में। फ्रेंड्स, इसमें सोयाबीन अनुसंधान पूछा है, तो इसका ध्यान से आंसर कीजिएगा। इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश सोयाबीन का मुख्य उत्पादक राज्य, जो कि आपको पता होगा, और इसी के ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना इंदौर में की गई, जहां पर सोयाबीन की नई किस्मों पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। अब इसमें पूछा है सोयाबीन संयंत्र, इससे पहले पूछा था अनुसंधान। तो इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने दोनों क्वेश्चन ले आए हैं कि मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर आता है यह है उज्जैन में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है वो सिवनी में स्थापित किया गया था, लेकिन इससे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र को इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में की गई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए। अब इसमें बताना है, कृषि अनुसंधान है और प्लेस दी हुई है कि कहां पर है, तो पढ़ लेते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये फ्रेंड्स गलती से हो गया, जबलपुर में है। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है, या उपरोक्त सभी कथन सुसंगत हैं? तो इसका आंसर आएगा कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नवलपुर में। सॉरी, जबलपुर में है। तो फ्रेंड्स, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो जबलपुर में नहीं है। इसमें पूछा था कि इसमें असंगत बताना है, तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में नहीं है, तो कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। और जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर का हम वैसे कृषि को लेके ऐसे कंफ्यूजन में लगा देते हैं कि जबलपुर ही होगा आंसर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कृषि से जुड़ी हर चीज जबलपुर में ही हो। तो फ्रेंड्स, जबलपुर में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है, अनुसंधान जो है वो भोपाल में ही है। और प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, जो कि सही है, और उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है, जो कि ये भी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का निम्नतम लापहरा फसल को मिला है। फ्रेंड्स, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का निम्नतम लाभ इस फसल को मिला है। इसमें पूछा है निम्नतम लाभ जो है कौन सी फसल को मिला है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ देती हूँ। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का निम्नतम लाभ इस फसल को मिला है। गेहूं, चावल, ज्वार, दलहन। तो इसका आंसर आता है दलहन को।
फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुई थी और इसमें सर्वाधिक लाभ गेहूं को मिला है। चावल और ज्वार भी लाभान्वित हुए हैं और प्रदेश में जो दलहन फसलों का सबसे कम लाभ है वो दलहन फसलों को मिला है हरित क्रांति का लाभ। तो मतलब गेहूं, चावल और ज्वार इन तीनों को हरित क्रांति का लाभ तो मिला है, पर जो दलहन है उनको निम्नतम लाभ मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न फसलों में सूखा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल है, यानी कि इनमें से कौन सी फसल है जो सूखे क्षेत्र में भी उगा सकते हैं, उपयुक्त है वहां के लिए भी। तो इसका आंसर है कि मेस्टा। फिर मेस्टा और सनई जूट के समान रेशा उत्पादित करने वाली फसल है। इनमें से मेस्टा सूखे क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। मेस्टा का पौधा 3 से 4 मीटर तक ऊंचा होता है और इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के गुना, भिंड और रीवा में होता है। यहाँ पे पानी की वैसे ही बहुत कमी होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो मतलब वहां पे क्षेत्र भी सूखा ही होगा। तो इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के गुना, भिंड और रीवा में होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा ट्रिक लगा के भी आप आंसर लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की तिलहन फसल है सोयाबीन, सरसों, अलसी या सभी। तो इसका आंसर है सभी। इजी था, इसको कोई डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मध्य प्रदेश में तिलहन फसलें जो है उसके लगभग 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। नहीं कि तिलहन फसलें 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है और यहाँ की मुख्य तिलहन फसलों में सोयाबीन, सरसों, अलसी, मूंगफली और तिल शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? एक तो अभी हमने पढ़ा था जो कि जबलपुर में था, बाकी क्या कमेंट में दीजिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर है 2। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश बीना फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? सॉरी, मिस्टेक, फिर प्रिंट मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास नगर का मुख्यालय कहां पर है? ये बीज है, बीन नहीं है, तो इसका आंसर आता है भोपाल में। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसका कार्य उत्तम किस्मों के बीजों का संवर्धन करना और फार्मिंग के तरीकों का विकास करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश कृषि जोत का औसत आकार है, मतलब कृषि जोत का औसत आकार पूछा है, तो इसका आंसर आता है फ्रेंड्स 1.78 हेक्टेयर। थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार 1.78 हेक्टेयर तो है। सर्वाधिक जोत का आकार पूछेंगे तो 5.6 हेक्टेयर हरदा जिले में है, जबकि न्यूनतम जोत का आकार पूछेंगे तो 1.5 हेक्टेयर कटनी और नीमच में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित रकबा है? तो इसका आंसर 37% आएगा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों में संचित रकबे में बढ़ोतरी हुई और यह 30 से बढ़कर 37% हो गई। अगर आपसे पूछे कि पहले कितना था तो इसका आंसर बी आता, लेकिन अभी का पूछा है तो 37 है इसका आंसर। अब अगर और 2020 का पूछेंगे तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी कि आगे वाले एग्जाम में। हम 2020 के लिए तो अभी पढ़ ही रहे हैं कि 37% है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में सिंचाई दलहन निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1976 में। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई थी 1976 में। अब चलते नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में? तो इसका आंसर है पश्चिमी क्षेत्र में। चलते नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? फ्रेंड्स, एक बार मध्य प्रदेश का मैप जो है वो सामने लेकर बैठिएगा और फिर हमारे एमसीक्यू को देखिएगा तो आपको बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाएगी।
तो इसमें पूछा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है गेहूं। गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश की सिंचित फसलों में सबसे ज्यादा सिंचित है और गेहूं मुख्य रूप से मालवा के पठार में होता है जो कि सबसे सिंचित क्षेत्र है। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे तो मालवा का पठार आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? सिंचाई जो है मध्य प्रदेश में, सींचना जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है, किससे होता है? कुओं, नलकूप से, नहर द्वारा, तालाब द्वारा या अन्य कोई साधनों के द्वारा? तो इसका आंसर है कुओं और नलकूपों के द्वारा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में लगभग 66.48% कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है और इसके बाद नहरों और तालाबों से सिंचाई की जाती है। इसमें सर्वाधिक पूछा है तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में नहरों तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं नलकूपों से 66.48% और उसके बाद नहरों और तालाबों द्वारा 21.12% होती है और आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में यह बात कही गई है। तो इसका आंसर आता है बी, 21.12% फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नहरों और तालाबों द्वारा पूछा है तो इसका आंसर आएगा 21.12%। अगर ये लोग ये पूछते कि कुओं और नलकूपों का पूछा है तो इसमें 66.48% इसका आंसर आता। अब देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। इसमें पूछा है कि कौन से क्षेत्र में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि चंबल घाटी में, बुंदेलखंडी क्षेत्र में, नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? अब तालाब के द्वारा कौन कौन से जिले हैं जो तालाब के द्वारा वहां की सिंचाई होती है? तो इसका आंसर है बालाघाट और सिवनी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई 2.1% क्षेत्र में की जाती है। इसमें प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिलों में मुख्य रूप से तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। तो इसका आंसर है बालाघाट और सिवनी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य में सकल जोत क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई से लाभान्वित है? मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार पूछा है कि सकल जोत क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई से लाभान्वित है? तो इसका आंसर है 32.24%। अब देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? मतलब इसको सिंचित करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका आंसर है डिंडोरी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के सबसे कम सिंचित जिलों में प्रथम नाम किसका है? डिंडोरी का, जिसकी सिंचाई क्षमता बोए गए क्षेत्र की मात्र 0.5% है, जबकि झाबुआ 1.9% जो कि ऑप्शन बी में है और इसकी सिंचाई क्षमता में दूसरे स्थान पर है और शहडोल 3.8% सिंचाई तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डिंडोरी। देखते हैं नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना से कितनी कृषि भूमि संचित हो जाएगी? जो इंदिरा सागर परियोजना है उसमें कितने जो कृषि क्षेत्र भूमि है वो सिंचित हो जाएगी? तो इसका आंसर आता है 2.70, मतलब 2.70 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट, बाणसागर परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर सिंचाई होती है? तो इसका आंसर है 1,53,687 हेक्टेयर। चलते नेक्स्ट पे, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 7 कृषि क्षेत्रों में। फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र जो बांटा गया है उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहला है ज्वार का क्षेत्र, दूसरा है गेहूं और ज्वार का क्षेत्र, तीसरा है कपास और गेहूं का क्षेत्र, चौथा है कपास का क्षेत्र, पांचवा है चावल और कपास का क्षेत्र और छठवा है चावल कपास ज्वार का क्षेत्र और सातवां है चावल का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये 7 क्षेत्र जो है इनके कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, चावल कपास और ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले, ये क्षेत्र है चावल कपास और ज्वार, इसका अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है
उपरोक्त सभी यानी कि सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल ये चावल, कपास और ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में एक फसली कृषि के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है? 38%, 43%, 49% या 70%। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो आपके पास तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।